क्या देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पर हमला करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गलत फैक्ट्स, गलत तथ्यों का सहारा लिया? क्या उन्होंने झूठ का सहारा लिया? कांग्रेस ने सीधा प्रहार बोला है देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कि पंडित नेहरू पर हमला करने के लिए झूठ का सहारा मत लीजिए। और अगर आप पंडित नेहरू का अपमान कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सेना का भी अपमान कर रहे हैं और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल का भी अपमान कर रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। कश्मीर पर कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया और वो भाषण खासा लोकप्रिय हुआ और उसमें उन्होंने दो तीन बातें कही दोस्तों। पहली बात उन्होंने ये कही कि भाई, जिस तरह से पंडित नेहरू ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया उसके चलते भारत को बहुत नुकसान हुआ। हम चाहते तो मुजफ्फराबाद तक कब्जा कर सकते थे और पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा होता। कांग्रेस कह रही है सरासर गलत। बात वहां नहीं रुकती, वो ये भी कहते हैं कि पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र क्यों गए थे। कांग्रेस कह रही है सरासर गलत, क्योंकि यह फैसला मंत्रिमंडल का था, उस वक्त के हालात अलग थे और इसमें पटेल, देश के पहले गृह मंत्री पटेल की भी हामी थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान की पोल न सिर्फ कांग्रेस खोल रही है बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी, जिनके पिता उस वक्त राजनीति में थे, शेख अब्दुल्ला, वो भी पोल खोल रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो मैं आपको बतलाऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान। अमित शाह यहां पंडित नेहरू के बारे में कुछ सवाल कर रहे हैं जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ खींचना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी उसका खमियाजा सालों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। पहली और सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का क्षेत्र आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन बाद होता तो आज पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा होता। दूसरी बात, यूएन में भारत के आंतरिक मामले को ले जाने की गलती की। ये दो मुद्दे अमित शाह उठा रहे हैं दोस्तों, और तथ्यों के आधार पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला इसका जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के उस बयान पर टिप्पणी की जिसमें अमित शाह यह कह रहे थे कि मुजफ्फराबाद हमारा हो सकता था, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हो सकता था। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हालात अलग थे। उस वक्त सेना की पूरी ताकत इस बात को लेकर लगी हुई थी कि हमें पुंछ और रजौरी बचाना है, और अगर हम मुजफ्फराबाद की तरफ अपना ध्यान बांटते तो पुंछ और रजौरी हमारे हाथ से निकल जाता। सुनिए क्या कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला। देखिए, आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, आप पैदा नहीं हुए थे। उस वक्त क्या स्थिति थी आपको ये पता है? ये कहते हैं हम मुजफ्फराबाद क्यों नहीं गए। उस वक्त पुंछ और रजौरी को बचाने के लिए फौज को डाइवर्ट कर दिया गया कि पुंछ और रजौरी बच जाए। आज पुंछ और रजौरी आज भारत का हिस्सा है, उसी मेहरबानी से है, नहीं तो वो भी गया होता पाकिस्तान की। तो क्या इस ऐतिहासिक तथ्य को हम नजरअंदाज कर सकते हैं जो फारूक अब्दुल्ला यहां उठा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, जब आप उस वक्त की युद्ध कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं सेना पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यही तो राजनीति है। क्योंकि अगर विपक्ष में कोई नेता उड़ी पर सबूत मांगता है तो आप सेना को सामने कर देते हो कि आप सेना की तौहीन कर रहे हो, सेना की तौहीन कर रहे हो। यह फैसला उस वक्त सेना ने लिया था। तो क्या अमित शाह ऐसा कहकर कहीं ना कहीं भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं? बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। कांग्रेस ने भी इसी मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दी है। पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर नेहरू ने बुद्धिमत्ता ना दिखाई होती तो भारत श्रीनगर खो देता। उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य पेश करना भाजपा की आदत बन गई है। आप आज कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जवाब देने के लिए यहां नहीं है। अगर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग ना किया होता, प्रयास ना किया होता, तो श्रीनगर हमारे पास नहीं होता। दोस्तों, दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर अमित शाह ने पंडित नेहरू पर हमला किया है कि आखिर हम संयुक्त राष्ट्र क्यों गए। तो फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि उस वक्त हालात अलग थे
और इस फैसले के पीछे पटेल की भी राय थी। तो क्या ऐसे में अमित शाह देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को गाली दे रहे हैं? संयुक्त राष्ट्र वाले मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें और कोई रास्ता था नहीं, या तो फिर कभी इसमें अमन आता नहीं। इसे लॉर्ड माउंटबेटन और सब ने सलाह की, उसमें सरदार पटेल भी थे, सब थे कि इससे जाना चाहिए यूनाइटेड नेशन में। अब ये लोगों को झूठ बोल रहे हैं, क्या करें? उस वक्त की हालत ऐसी थी भारत की, उसके बाद कोई रास्ता नहीं था। फिर जो उन्होंने यूएन वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल थी, उन्होंने जो जिनने हमला किया था और जिन पे हमला हुआ था उनको एक ही पेडेस्टल पे रखा, इसके बजाय कि हमला वाले को वो पकड़ें, उसके बारे में कहें। उन्होंने वहाँ पे अमेरिका का जोर था उस वक्त, वो पाकिस्तान की तरफ था। युद्ध विराम और संयुक्त राष्ट्र जाना, भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं कई सालों से इस मुद्दे पर पंडित नेहरू पर हमला बोलती रही है। कांग्रेस का इस पर क्या जवाब है, आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री की जानकारी का स्रोत क्या है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री को भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ जनरल रॉय बूचर ने सैनिक सलाह दी थी, और सलाह यह थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध गतिरोध की स्थिति पैदा हो गई और इसीलिए युद्ध विराम जरूरी हो गया है। यह फैसला तत्कालीन नेहरू कैबिनेट ने लिया था, और उन्होंने अकेला नहीं लिया था, यह कैबिनेट का फैसला था जिसमें पटेल भी शामिल थे। अमित शाह यह भी कह रहे हैं कि धारा 370 हटने के बाद अब हालात काबू में है। वो ये भी कह रहे हैं कि अब हालात सामान्य हो गए हैं। वो कश्मीरी पंडितों की भी बात कर रहे हैं दोस्तों, मगर फारूक अब्दुल्ला उनसे पूछ रहे हैं कि अगर हालात सामान्य हो गए हैं तो अब भी कश्मीरी पंडित राहत शिविरों में क्यों जीने को मजबूर हैं? अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले बड़ी तादाद में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा था। बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों को पलायन करना पड़ा था क्योंकि आतंकवादी हमला शुरू हो गया था। अमित शाह के इस दावे पर फारूक अब्दुल्ला क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। अगर दहशत का माहौल खत्म कर दिया, मुझे आप बताइए कितनी फौज है वहां पे, कितनी फौज है, कितनी बीएसएफ है, कितनी सीआरपीएफ है, कितनी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जो मेरे वक्त में नहीं थी। आज हर घर के सामने एक फौजी खड़ा है। बताइए वो क्यों नहीं ये कहते? अगर इतनी फौज होकर भी हमारे फौजी जवान और अफसर मर रहे हैं, क्या वजह है? अगर सचमुच आतंकवाद खत्म हो गया है, बताइए कैसे मारे गए, कैसे आ रहे हैं? आज मैं तो नहीं हूं शासन में, ये बताइए कितनों को इनने बसाया? जिनको मनमोहन सिंह जी ने 3000 को नौकरी भी दी थी, वो भी आज जम्मू में बैठे हैं, वो भी वापस नहीं जा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा है। अब मेरा यकीन नहीं, आप जाइए जम्मू में और उनसे पूछिए। आपने कहा 370 के बाद शांति हो गई। अगर 370 के बाद शांति हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जांबाजों की उस शहादत के बारे में आप क्या कहिएगा, जो बार बार एम्बुश में रजौरी, पुंछ, अनंतनाग, तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई। लेकिन एक नया पैटर्न हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधानमंत्री और आपने श्रद्धांजलि और संवेदना का एक भी शब्द बोलना बंद कर दिया। असलियत तो यह है कि जब दो जाबाज जवान कैप्टन्स की शहादत होती है और उनके शव घर आते हैं तो प्रधानमंत्री सोटी करते हैं। असलियत तो यह है कि जब एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ, तब प्रधानमंत्री कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर में। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है कि अगर सेना की छत्र छाया में हमें शांति हासिल करनी है तो उस शांति को संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। हमें नहीं भूलना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्स थे दोस्तों जिन्होंने अपने कार्यकाल में कश्मीर को हीलिंग टच दिया, यानी कि मानवीय मरहम।
और उसी हीलिंग टच के चलते यह मान के चला जाए कि 2003 से लेकर 2012-13 तक ये करीब 10 साल थे जब कश्मीर में शांति थी, वहां पर अराजकता नहीं थी, वहां आतंकवाद पर भी एक किस्म का काबू था। क्योंकि जो हीलिंग टच अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और जिसे आगे बढ़ाया था मनमोहन सिंह ने, जिसमें कश्मीरियों से जो संपर्क हो रहा था, संवाद हो रहा था, वो मानवीय मुद्दों पर हो रहा था, उसी के चलते वहां पर आतंकवाद में काफी हद तक कमी आई थी। और यह कोशिश किसी और ने नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी। वो हीलिंग टच पूरी तरह से नदारद है। आज विपक्ष, जिसमें फारूक अब्दुल्ला है, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि आप शांति की बात तो कर रहे हैं, मगर यह शांति इसलिए संभव है क्योंकि हर घर के सामने सेना का एक जवान खड़ा हुआ है। वो सेना का जवान जो उस हालात में अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। इन तथ्यों से भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह नहीं मोड़ सकती। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।